सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो न शुभ है न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब घर से निकलने पर कुछ पाबंदियां होंगी या बेवजह हर किसी को घर से निकलने की छूट नहीं होगी। क्या है पाबंदियों से जुड़ा ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना विस्फोट जैसे हालात के बीच दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लागू होने जा रहा है। रात 10 बजे से शुरू होकर ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। बीते गुरुवार को दिल्ली में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। माना जा रहा था कि अब इसमें लगातार इजाफा होगा। संक्रमण की रफ्तार को काबू में करने और इसकी चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एहतियातन वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया था, जिसकी शुरुआत इस हफ्ते यानी शुक्रवार रात 10 बजे से हो रही है। इस दौरान ज्यादातर दुकानें बंद रहेंगी और बेवजह घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी होगी। वैसे ये तो सामान्य नियम है जो वीकेंड के दौरान लागू होंगे, लेकिन आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे जिनका जवाब आपको जानना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें कर्फ्यू से छूट मिलेगी। जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को, केंद्रीय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों को, कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी, स्टाफ और वकील, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग, इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत वाले लोग, यात्री जिनकी पहले से टिकट बुकिंग है और परीक्षा देने वाले छात्रों को छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं के साथ ही इलाजरत लोगों को भी घर से निकलने की छूट होगी, लेकिन छूट किन शर्तों के साथ मिलेगी इसे भी समझना होगा। आपको कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलनी होगी और वो क्या है उन्हें भी जान लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल पर डाउनलोड होनी चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकले। टीकाकरण का सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। जरूरी सेवाओं से जुड़े होने पर आई कार्ड भी बहुत जरूरी है। यात्रियों को अपनी यात्रा करते समय टिकट भी अपने हाथ में रखनी होगी। वीकेंड कर्फ्यू में लॉकडाउन में दुकानों को ऑड इवन के आधार पर खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि दुकानदार इसे लेकर थोड़ा असमंजस में भी नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के दुकानदारों और बाजार में क्या माहौल है, इसे हमने समझने की कोशिश की। हम आए हैं जनपद मार्केट में, क्योंकि आज से यानी कि शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार तक वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसीलिए ये कदम उठाया गया है और अब वीकेंड कर्फ्यू की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो सवाल उठता है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनका इस पर क्या कहना है, वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि सिर्फ असेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चालू रहेंगी, तो ऐसे में जो आप देख भी सकते हैं अभी इस वक्त ऑड इवन लागू है यहाँ पर। तो एक दुकान खुली है, एक दुकान बंद है। इस तरीके से यहाँ जनपद मार्केट में भी इसको फॉलो किया जा रहा है। सर, आपसे जानेंगे कि क्या टेक है आपका इस पे, आप क्या सोचते हैं कि जो ये वीकेंड कर्फ्यू लगेगा तो इससे कैसा बाजारों पे असर होगा? बाजार पर तो कोई बुरा असर पड़ेगा जी। जो एक तो वैसे वीकेंड लॉक हो जाएगा, दूसरा ऑड-इवन चल रहा है उसमें भी ऐसा ही है, तो इससे बिजनेस पे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। कस्टमर है नहीं है तो कस्टमर को क्या मालूम कौन सा शॉप ओपन है कौन सा नहीं है, आने में हर कस्टमर सोचता है। तो ऑड इवन की वजह से ये परेशानी आ रही है? ऑड-इवन से भी और फिर लॉकडाउन हो गया उससे भी परेशानी हो ही रही है। कुछ भी काम नहीं है मैडम जी, देख रहे हो खाली बैठे सब दुकानदार। और दिनों के मुकाबले कुछ भी नहीं काम बिल्कुल मैडम 10% पे आ गया है। और अभी कल से जो वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है, 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी सारी, उससे और बुरा हाल हो जाएगा बाजार का। कुल मिलाकर संक्रमण से लड़ाई सख्ती और समझदारी के लहजे में होगी। और हाँ, सावधानी भी बिल्कुल न भूलें, क्योंकि चैन से रहने के लिए इस चेन को तोड़ना जरूरी है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू है
और ये सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हमारी संवाददाता श्रुतिका ने सरोजनी नगर मार्केट का जायजा लिया और दुकानदारों से ये जानने की कोशिश की कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान उनके कारोबार पर कैसा और क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में, जहाँ ऑड इवन तो पहले से ही लागू हो गया था। जो दुकानें खुल रही हैं वो यहाँ पर ऑड इवन के हिसाब से खुल रही हैं। एक दुकान खुली है, दूसरी बंद है। ऑड इवन के हिसाब से यहाँ चल रहा है ये सिस्टम। लेकिन अब चूंकि हम वीकेंड कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं तो 2 दिन लगातार दुकानें बंद होने वाली हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनकी कई तरीके की समस्याएं हैं, उनके कई तरीके से विचार हैं इस पर। तो ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर दुकानदार कह रहे हैं। सर, क्या कुछ आप इस तरीके को देख रहे हैं जो ये वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है? मैम, हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अगर आप समझे, एक तरफ तो वो ऑड इवन कर दिया हैगा दिल्ली सरकार ने, दूसरी तरफ सैटरडे संडे को जो हैगा ये कर्फ्यू लगा दिया हैगा। मेन जो है दुकानदारों की जो सेल होती थी वो सैटरडे संडे को ही होती थी। अब या तो दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए थी। कई तरीके की परेशानियां हैं जो यहाँ दुकानदारों को आ रही हैं, चूँकि अब ऑड इवन की तरह से यहाँ पर जो दुकानें खुल रही थी और खुल रही हैं अभी इस वक्त भी, लेकिन अब 2 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा। तो ऐसे में जो बिज़नेस है वो तो कई तरीक़ों से यहाँ पर परेशानी में आ ही रहा है। लेकिन चूँकि हमें कोरोना से इस जंग को लड़ना भी है और जीतना भी है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें लाजमी भी हो जाती हैं। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें यह कहा गया है कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब अपने घरों पर 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। और यह नियम कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दिन से माना जाएगा। वहीं आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आएगा, उसे 8वें दिन कोरोना नेगेटिव माना जाएगा और इसके लिए कोरोना की जांच भी जरूरी नहीं होगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। आंकड़े रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में गंभीर लक्षण नहीं है, या तो मरीजों में कोई लक्षण है ही नहीं या फिर हल्के लक्षण हैं। लिहाजा फिलहाल अस्पतालों में काफी कम संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। देश के 2 बड़े महानगरों में बीते कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ तेजी से उठा है, लेकिन जितनी तादाद में केस आ रहे हैं उसके अनुपात में अस्पताल में भर्तियां नहीं हुई हैं। मुंबई में तो 85% मामले बिना लक्षण वाले हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 30% के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में यूं तो हर रोज हजारों केस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा फिलहाल 1000 के पार है। मतलब ये कि बड़ी संख्या में मरीज होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में अगर मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो जाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आबादी के 1% मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई तो पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। एक अच्छी बात है कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम प्रिकॉशंस लेना छोड़ दें। हमें फुल प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1% पॉपुलेशन भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, उतने सारे को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन को एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ एहतियात भी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मरीज खुद को घर के दूसरे सदस्यों से दूर रखें, अलग कमरे में रहें, कमरे में वेंटिलेशन अच्छा हो, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, निजी सामान को दूसरों से अलग रखें। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उनको सेल्फ मॉनिटर करना है ऑक्सीजन लेवल का। ऑक्सीजन लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन लेवल को आप पल्स ऑक्सीमीटर से डेली चेक कीजिए, दिन में 4 बार कीजिए, और निश्चित रूप से यदि आपका सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सुरक्षित हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को खुद से दवा लेने से भी परहेज करना चाहिए। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की परवाह किए बिना स्टीम लेते हैं, उससे कई बार ये होता है कि एयरवे में इंजरी हो जाती है, नॉस्ट्रिल में इंजरी हो जाती है। आपको स्टीम 2 बार लेनी है। कोरोना के खिलाफ जंग में होम आइसोलेशन एक अहम तरीका है, लिहाजा इसकी अहमियत को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी होम आइसोलेशन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
हल्के और बिना लक्षण वाले मरीज पॉजिटिव होने पर होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। ऐसे मरीजों को जिला या सब डिवीजन लेवल के कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाए। ऐसे मरीजों के घर में आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज वाले परिजन देखभाल के लिए 24 घंटे मौजूद रहे। बुजुर्गों और अन्य बीमारी से पीड़ितों का डॉक्टर की सलाह पर ही होम आइसोलेशन हो। कोरोना के खिलाफ जंग में होम आइसोलेशन मजबूत कड़ी है। ये हेल्थ सिस्टम के दबाव को कम करता है, लेकिन ये तभी फायदेमंद साबित होगा जब इससे जुड़ी सावधानियों और एहतियात का ख्याल रखा जाए। मरीज और उनके घर वाले जिम्मेदारी के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि वायरस की चेन को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। बच्चों की वैक्सीन के बाद अब 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये बूस्टर डोज सबसे पहले उन्हें दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इसे फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, जिनकी संख्या 3 करोड़ के आसपास है। इनके अलावा 60 साल के ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी तीसरी डोज दी जाएगी। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल की वैक्सीनेशन ड्राइव की हेड डॉक्टर नीलम राय से खास बातचीत की है। देखिए। कोविड से लड़ना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है, और यही बात लगातार देश में तमाम लोग सुनते और समझते नजर भी आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि 150 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक हो चुकी हैं। फिलहाल अगर 10 तारीख की बात करें तो 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड लगातार बन रहा है। लेकिन 10 तारीख की तैयारियां क्या है, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में मैं हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आरएमएल के अंदर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। 10 तारीख में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है, बूस्टर डोज के हम कह सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है। डॉक्टर नीलम रॉय मेरे साथ हैं। मैम, पहला सवाल मेरा ये कि अब अगला पड़ाव 10 तारीख है, बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या प्रिपरेशन आप लोगों ने करी? बूस्टर डोज के लिए कोविन सिस्टम में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे कि जिनको बूस्टर डोज ड्यू है, यानी कि 9 मंथ्स आफ्टर सेकेंड डोज, वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो हम जैसा सोच रहे हैं 50% हम ऑनलाइन करेंगे, 50% हम ऑफलाइन या वॉक इन वैक्सीनेशन करेंगे। तो उसमें हम 10 तारीख से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 इयर्स एंड अबव विद कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं और जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज के, उनको हम वैक्सीनेट करेंगे विद प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज। अगर मैं तैयारियों की बात करूं मैम, तो जो प्रोसेस रहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, यहाँ इस बार क्या प्रोसेस आपने अपनाया है? सेम प्रोसेस रहेगा या फिर जो रूट है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा? प्रोसेस सेम ही रहेगा, क्योंकि सबको फर्स्ट और सेकंड डोज लगी हुई है। सारे बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनको सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है या वॉक इन भी आ सकते हैं फॉर वैक्सीनेशन। जिस रूम में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, जैसे बेनिफिशरी आता है तो सबसे पहले कोविन पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में आधा घंटा वेट करके फिर बेनिफिशरी जा सकते हैं। और अब सावधान करने वाली खबर, कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाए रखने की सावधानी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के अलग अलग शहरों के हॉस्पिटल्स में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहरहाल मरीजों में कोरोना के लक्षण काफी हल्के बताए जा रहे हैं, फिर भी बेफिक्री भारी पड़ सकती है, इसीलिए सावधान रहिए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कहर की ये तीसरी लहर है। दूसरे लहर में भी भारत को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। वक्त जैसे दोबारा लौटकर हमें आंखें तरेर रहा हो। कोरोना ने दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देशों की हालत बदतर कर दी है, चाहे ब्रिटेन की बात करें या फिर अमेरिका की। भारत में भी अब रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डरा रहा है। इस बीच लोगों को सावधान होने और कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय अपनाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देश के अलग अलग शहरों के अस्पतालों में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने का सिलसिला जोरों पर है। बहरहाल मरीजों में कोरोना के लक्षण काफी हल्के हैं। बताए जा रहे हैं कि अभी बहुत कम ही मरीजों को वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1 जनवरी को 247 कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 जनवरी को 307 मरीज हॉस्पिटलाइज किए गए,
3 जनवरी को कोरोना के 420 मरीजों को भर्ती किया गया। 4 जनवरी को अस्पताल में 531 कोरोना संक्रमित एडमिट हुए। 5 जनवरी को 782 कोरोना के नए मरीजों को भर्ती करना पड़ा और 6 जनवरी को 1000 से ऊपर कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में 6 दिनों के भीतर कोरोना के कुल 3000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ये आंकड़े चेतावनी वाले हैं। अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती के मामले में मुंबई सबसे ऊपर है। रोजाना अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों के औसत आंकड़ों की तुलना में अब इसमें 68% की बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में करीब 35,000 बेड की व्यवस्था की गई है। इनमें से करीब 15% बेड अभी भरे हुए हैं। 1 जनवरी को मुंबई में कुल 389 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 2 जनवरी को गंभीर स्थिति की वजह से 503 मरीज भर्ती किए गए। 574 कोरोना के संक्रमितों को 3 जनवरी को एडमिट करना पड़ा। 4 जनवरी को कोरोना के 834 ऐसे मरीज जिन्हें अस्पताल की जरूरत पड़ी। 5 जनवरी को मरीजों को अस्पताल में भर्ती का आंकड़ा सबसे ज्यादा 1218 रहा और 6 जनवरी को मुंबई के अस्पतालों में कोरोना के 1170 मरीजों को भर्ती किया गया। मुंबई में 6 दिनों के भीतर कोरोना के कुल 4000 से ज्यादा मरीज भर्ती किए गए। मायानगरी में कोरोना के मरीजों की हालत हर दिन गंभीर होती जा रही है। चेन्नई में इस समय अस्पताल में आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। 3 दिसंबर 2021 को यहां यह संख्या 507 थी। वहीं 3 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 1754 हो गई। 4 जनवरी को मरीजों की संख्या और बढ़कर 1931 हो गई। 1 महीने पहले जहां तमिलनाडु में अस्पतालों के 4% बेड ही भरे हुए थे, वहीं अब 14% बेड भरे हुए हैं। ऐसा ही हाल ऑक्सीजन बेड का भी है। 1 महीने पहले तक सिर्फ 6% ऑक्सीजन बेड भरे थे, अब करीब 25% ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी पिछले 12 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में 10 गुना तेजी आई है। शहर में निजी अस्पतालों में 23 दिसंबर तक 7 कोरोना मरीज थे। 4 जनवरी को बढ़कर ये 73 हो गए। सरकारी अस्पतालों में 19 मरीज भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में 2.6% बेड भरे हुए हैं। वहीं कोलकाता में अब भी ऑक्सीजन की जरूरत काफी कम पड़ रही है। मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को 86 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती थे। 4 जनवरी को इनकी संख्या बढ़कर 160 हो गई, लेकिन बेहद कम को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में 465 मरीज भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश में 287 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 9 मरीज आईसीयू में हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े इशारा करते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ हमारे सिर पर टूटने वाला है। समझदारी यही है कि कोई भी जतन कर अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखना वरदान से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ कोरोना है या फिर कुछ और? आइए सुनते हैं हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर का क्या कहना है। सर, हालांकि बीएमसी एक तरह से कह रहा है कि बेड ऑक्यूपेंसी तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऑक्यूपेंसी 60% से ज्यादा चली गई है और हाई राइजेस से लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अक्सर शुरुआत में, और ये दुनिया भर के प्रॉब्लम है, इवन यूके में ये देखा गया है कि शुरुआत में बेड्स इसलिए भर जाते हैं क्योंकि लोग किसी और चीज़ के लिए अस्पताल में आते हैं, हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, किसी सर्जरी के लिए, और वो पॉजिटिव निकलते हैं। और क्योंकि वो पॉजिटिव है और हॉस्पिटलाइज किसी और कारण से उनको घर नहीं भेजा जा सकता है, तो उनको कोविड वार्ड्स में रखा जाता है। तो शुरुआत में वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ दिस कि बेड्स आर ऑक्यूपाइड, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन विल बी लो, क्योंकि ये लोग कोविड डिटीरियोरेशन की वजह से अक्सर हॉस्पिटल में नहीं है, ये लोग दूसरे कंडीशंस की वजह से अस्पताल में है, राइट? सो दैट इज एक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दैट इज ट्रू कि काफी बेड्स भर रहे हैं। बट what we should be really concerned about is what might happen एक हफ्ते बाद, जब कोविड के डिटीरियोरेशन की वजह से लोगों को बेड की जरूरत पड़ेगी, एंड होपफुली we will have beds at that time when we really need them. उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।